Assalamu alaikum students. So we are back with another worksheet session, and today we will be solving the past paper of the chapter length and time. So let's begin with the worksheet. The question number 1 is saying that you have a leaf which is placed on a scale or on a meter rule. Now what you have to find out, the length of this feather. तो देखिए ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 10 से और एंड कहाँ पर हो रहा है 29 पर। ये चीज़ देख लीजिएगा कि ऊपर मिलीमीटर स्केल है और नीचे आपके पास सेंटीमीटर स्केल है। तो देखिए 10 से 29 तक आपके पास कितनी लेंथ हो गई, माइनस करके मालूम कर सकते हैं। तो आपके पास हो गया 19 मिलीमीटर। परेशान करने के लिए ऑप्शन में सेंटीमीटर वाला भी दिया हुआ है, बट यू हैव टू टेक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास बोला हुआ है कि ये एक स्टोन है जिसका वॉल्यूम आपको मेजर करना है। ये एक इरेगुलर शेप स्टोन है, तो मुझे बताएं कौन सा अपैरेटस इस स्टोन का वॉल्यूम मेजर करने के लिए आपको चाहिए होगा। देखें, वॉल्यूम मेजर करना है तो डेफिनेटली यू रिक्वायर अ मेजरिंग सिलेंडर। और टेक्निक क्या होती है, आप किस तरीके से वॉल्यूम मेजर करते हैं कि पहले आपने खाली एक सिलेंडर ले लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया और रीडिंग नोट कर ली। उसके बाद फिर उसी पानी के अंदर आपने क्या करना है, इरेगुलर शेप स्टोन जो भी है वो डालना है, तो एक न्यू रीडिंग आएगी और न्यू रीडिंग में से ओल्ड रीडिंग को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ दैट इरेगुलर शेप आ जाएगा। तो what we require only measuring cylinder, so B is the correct answer. Similarly, this is a simple pendulum। और देखें सिंपल पेंडुलम की अगर रोटेशन को देखें तो ये एक इसका एक्सट्रीम पॉइंट होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ये यहाँ तक मूव कर सकता है, और इसी तरीके से ये एक और उसका एक्सट्रीम पॉइंट होता है जहाँ पर ये मैक्सिमम से मैक्सिमम रोटेट कर सकता है, ऑसिलेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। और सिंपल पेंडुलम का एक पोजीशन ऐसी भी होती है जिस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वो ख़ास पोजीशन होती है कि अगर ये पेंडुलम ऑसिलेट करना रुक जाएगा तो वो जब भी रुकेगा तो अपनी मीन पोजीशन पे रुकेगा। तो अब एक चीज़ ज़रा देखें, कॉमन है कि आपके पास इस तरीके की ऑस्किलेटरी मोशन हो रही है। अगर बॉल इस पोजीशन पे है तो जैसे जैसे नीचे जाती रहेगी उसकी स्पीड क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और मीन पोजीशन पे उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। और इसके अगर आगे मूव करेगी तो देखें ऊपर की तरफ मूव करिए तो ग्रेजुअली उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस पूरी एक्सप्लेनेशन से जो चीज़ समझ में आती है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे आपके पास स्पीड क्या है, मिनिमम, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और मीन पोजीशन पे आपके पास स्पीड क्या है, मैक्सिमम। अब आपको बोला हुआ है, खैर काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं पता, लेकिन जब दूसरे चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास वैसे कौन सी एनर्जी होती है, द एनर्जी विच इज़ रिलेटेड टू द स्पीड। फार्मूला आपको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो इनिशियली जिन्होंने फ़िज़िक्स स्टार्ट किए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस तो आपको ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला होता है। तो काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड होती है स्पीड से, और दोनों का रिलेशन देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी आपके पास क्या होगी, कम होगी। तो अगर हम लोग देखें आपके पास डायग्राम में y इज़ द मीन पोजीशन, w और z आपके पास एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द बॉल इज़ करेक्ट। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की रिस्पेक्ट से देखूं तो बॉल की स्पीड जो है आपके पास y पर मैक्सिमम है, जिसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी बाय आपके पास y पर मैक्सिमम होगी। सिमिलरली आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी या स्पीड आपके पास मिनिमम है।
तो इसका मतलब आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम हो जाएगी यहाँ पर भी और एट पॉइंट Z पर भी। तो एट पॉइंट W द काइनेटिक एनर्जी इज़ ग्रेटेस्ट, नो, अभी देख लिया हम लोगों ने। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज़ ग्रेटेस्ट एट पॉइंट X, नहीं, X पे भी ग्रेटेस्ट नहीं होगी, हाँ W से ज़्यादा होगी बट इट विल नॉट बी ग्रेटेस्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज़ ग्रेटेस्ट एट Y, येस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आपके पास है कि अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ वाटर विच मेजरिंग टेक्निक वुड नॉट इम्प्रूव द एक्यूरेसी। देखिए बात हो रही है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके एक्सपेरिमेंट को लेस एक्यूरेट कर देगा। एरर की बात नहीं हो रही, एरर होता तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता आपकी रीडिंग में। यहाँ पे एक्यूरेट का बोला हुआ है, लेस एक्यूरेसी का बोला हुआ है, मतलब आपने किया तो सही होगा, सारे मेजर्स जो होते हैं वो पूरे करके आपने वो एक्सपेरिमेंट किया, फिर भी इतनी अच्छी रीडिंग नहीं आई। तो ऐसा क्या मसला हुआ है या ऐसा आपने क्या काम किया है जिसकी वजह से आपके पास इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी अचीव नहीं हो सकी। तो देखें, अगर मैं वॉल्यूम देखना चाह रहा हूँ वाटर का, तो वाटर का हमेशा एक मिनिस्कस होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपर मिनिस्कस से ये आपके पास टॉप ऑफ द वाटर मिनिस्कर की रीडिंग ले लेते हैं, हालांकि ये गलत होती है। आपने एक्सपेरिमेंट सही किया लेकिन ये आपके आंसर को लेस एक्यूरेट बनाती है। तो इफ़ यू वांट टू मेक योर आंसर मोर एक्यूरेट, आप हमेशा लोअर मिनिस्कस की रीडिंग लेते हैं, दिस विल मेक मोर एक्यूरेट। हालांकि दोनों में आपने कोई एरर नहीं क्रिएट किया, बट दोनों से आपके पास हुआ क्या कि एक रीडिंग को अच्छा है, मतलब वो बहुत अच्छी रीडिंग खिलाएगी, मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग खिलाएगी, एक इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगी। तो विच मेजरिंग टेक्निक वुड नॉट इम्प्रूव द एक्यूरेसी, रीडिंग द टॉप ऑफ द वाटर मेनिस्कस। आगे आपके पास ये 4 स्फीयर्स हैं, 2 ब्लॉक के बीच में फिक्स हुए हुए हैं और आपको डायमीटर ऑफ वन स्फीयर निकालना है। तो देखें रीडिंग 4 से स्टार्ट हो रही है और 12 तक जा रही है। तो देखें चारों स्फीयर्स का जो डायमीटर है वो किसके बराबर है, 12 माइनस 4 कर देंगे तो इट विल बी 8 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो 4 स्फीयर्स का है, हमें एक स्फीयर का चाहिए, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 दैट वुड बिकम 2 centimeter. So B is the correct answer for the diameters of the sphere. Question number 6 कि a cook want to prepare some food to be cooked by 1:15 PM. अच्छा, उसको इस टाइम तक, सवाल की रीडिंग देखना बेटा, आप लोग माशाल्लाह से बहुत होशियार हैं, लेकिन ये बात उनको भी पता है, CIs वालों को भी, तो इसीलिए वो आपका जो टेस्ट करते हैं वो कभी कभार आपको वर्डिंग्स में घुमा देते हैं। तो देखें यहाँ पे बोला हुआ है कि उसको इस टाइम तक खाना पका हुआ चाहिए, और सवाल में पूछा हुआ है और आगे ये बताया हुआ ये है द ओवन नीड टू बी स्विच्ड ऑन फॉर 2 hours and 10 minutes। तो तकरीबन इतनी देर लगेगी खाना बनाने में। एट वट टाइम डज़ द ओवन नीड टू स्विच ऑन, अगर इस टाइम तक आपको खाना बनाना है तो आपको किस टाइम पर ओवन को स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, 2 घंटे और 10 मिनट पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। सो लेट अस सपोज कि 1:55 पर खाना आपको पका हुआ चाहिए, तो पहले तो 2 hours आप पीछे चले आए, 1 से 1 hour पीछे 12, एक और hour पीछे तो 11 आ गया, और ये तो 2 hours पीछे चले गए ना, 10 मिनट्स और पीछे जाना है, तो अभी 15 हो रहे हैं और 10 मिनट्स पीछे चले आएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 11:05 AM। तो इस टाइम पर अगर मैं अपना ओवन स्टार्ट करूँगा तो आफ्टर 2 hours and 10 minutes आपके पास आपका खाना कुक हुआ हुआ मिल जाएगा, एंड एट दैट टाइम द क्लॉक वुड बी टिकिंग एट 1:15 PM. So 11:05 is the correct answer. The diagram shows measuring instrument. ये इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, दिस इज़ अ वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर, सो वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर मेजर्स वॉल्यूम डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 8,
Which option contain only apparatus that could be used to determine the volume of a small block? Okay, आपको एक स्मॉल ब्लॉक का वॉल्यूम मेजर करना है। अब देखें यहाँ पर कहीं भी उन्होंने इरेगुलर मेंशन नहीं किया, विच मीन्स दैट वुड बी अ रेगुलर शेप ब्लॉक। और ब्लॉक की लेंथ मेजर करने के लिए डेफिनेटली आपको देखें वॉल्यूम मेजर करना है ना, तो वॉल्यूम वुड बी इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो आपके पास ये तमाम चीज़ें चाहिए होंगी इन ऑर्डर टू मेजर द वॉल्यूम। आगे तो मीटर रूल आपको चाहिए होगा इन ऑर्डर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल ब्लॉक। अच्छा, ये तो उस वक्त हो गया कि जब आपके पास रेगुलर शेप है, लेकिन अगर बिल फर्ज इरेगुलर शेप होगी, क्योंकि सवाल में ये भी मेंशन नहीं है कि वो शेप रेगुलर है, तो हमें दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताना है कि अगर आपके पास रेगुलर शेप आ गई तो आप किस तरीके से वॉल्यूम मेजर करेंगे। सिमिलरली इफ़ यू आर गिवन एन इरेगुलर शेप, व्हाट apparatus will you use to measure the volume of the irregular shape object? सो इरेगुलर के लिए आप मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो मेजरिंग सिलेंडर एंड द मीटर रूल इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपके पास टेक्निक की एलैबोरेशन अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी। दिस इज़ अ टेक्निक टू एक्चुअली मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर ऑब्जेक्ट। कि सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने एक सिलेंडर लिया और उसमें पानी पोर कर दिया और देखें इसकी रीडिंग नोट कर ली। तो देखिए इसकी रीडिंग क्या हो रही है, और अभी जिस तरीके से बताया लोअर मेनिस्कस पढ़ना है तो अच्छी एक्यूरेसी आती है। तो आपके पास यहाँ पर 10 to 20 के दरमियान 5 रीडिंग्स हैं, तो हर आपके पास रीडिंग जो है वो हर मार्क आपके पास 2 का है। सो दिस वुड बी 12, 14, 16 एंड दैट इज़ 18। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर रीडिंग देखें तो 20, 22, 24, 26, दिस इज़ 26, दिस इज़ 18, so 26 minus 18 would be equals to 8 centimeter cube. So 8 centimeter cube is the volume of that stone, which is a irregular shape. The student uses a measuring cylinder to measure the volume of the quantity of water. Which action would make her result less accurate? अभी जिस तरीके से अभी पढ़ा कि लेस एक्यूरेट चीज़ आपका रीडिंग किस तरीके से हो जाएगी, तो अभी एक ऊपर ऑप्शन देख के आ रहे थे कि अगर मैं टॉप मेनिस्कस से अपनी रीडिंग पढ़ रहा हूँ या मैं मेजर कर रहा हूँ, सो दैट विल मेक माय रीडिंग लेस एक्यूरेट। अब यहाँ पर मेकिंग शो हर आई लेवल, देखिए ये एक एरर है, ये एक्यूरेसी के ऊपर फ़र्क नहीं करेगा, ये तो आपकी रीडिंग ही ख़राब कर रहा है। तो एरर इज़ डिफरेंट थिंग, लेस एक्यूरेट मोर एक्यूरेट इज़ डिफरेंट थिंग। मेक श्योर द सिलेंडर इज़ वर्टिकल, वो तो वैसे भी अगर वर्टिकल नहीं रखेंगे तो फिर तो आपका एक्सपेरिमेंट ही रॉन्ग हो जाएगा। रीडिंग द बॉटम मेनिस्कस, ये तो आपकी रीडिंग को अच्छा करता है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम पढ़े ना पढ़ें बट वी विल एक्चुअली रीड आउट यूजिंग द लार्जेस्ट मेजरिंग सिलेंडर। यस, अगर मैं बहुत बड़ा अपैरेटस इस्तेमाल करूं तो मेरी रीडिंग, मतलब अगर इतने बड़े मेजरिंग सिलेंडर में इतना सा पानी रीड कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरी रीडिंग इतनी एक्यूरेट नहीं आएगी। तो कम पानी को अगर अच्छे तरीके से उसकी रीडिंग मेजर करनी है तो एक छोटा अपैरेटस लें और बॉटम मेनिस्कस से आप क्या करें, उसकी रीडिंग मेजर करें। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर? वॉल्यूम ऑफ द वाटर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पर 45 से लेकर 50 तक 10 मार्क्स लगे हुए हैं, तो एक मार्क आपके पास 0.5 का होगा, दैट वुड बिकम 46, 47, 48, 49, 50। यस, बॉटम मेनिस्कस से देखना है तो 47 आपके पास रीडिंग आ रही है। सो 47 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द रीडिंग ऑफ द वाटर। अच्छा जी, the next question is, a student wishes to measure accurately the volume of approximately 40 centimeter cube of water. She has two measuring cylinder, a large one that could hold 100
एंड अ स्मॉलर वन दैट कुड होल्ड 50। तो अभी देखें इसकी रिस्पेक्ट से एक क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं कि अगर ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए तो छोटे से छोटा आपने क्या करना है, अपैरेटस लेना है। उससे होगा क्या, रीडिंग आपकी मोर एक्यूरेट आती है। अब देखना है कि कौन कौन से दो चीज़ें हैं जो आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर देगी। अभी पीछे करके आ रहे हैं, एक स्मॉलर सिलेंडर इस्तेमाल करें, दूसरा वाटर लेवल वो बॉटम ऑफ द मेनिस्कस को मेजर करें, बॉटम ऑफ द मेनिस्कस से उसकी रीडिंग मेजर करें। सो स्मॉलर वन एंड द बॉटम ऑफ मेनिस्कस एंड द सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेंथ ऑफ द नेल बतानी है, दैट इज़ वेरी इजी। 1 से आपके पास स्टार्ट हो रहा है और इस मार्क तक जा रहा है। देखो 1 2, दिस वुड बी 3, दिस वुड बी 4 एंड दिस वुड बी 3.5, 3.6, 3.7। सो फ्रॉम 1 टिल 3.7 माइनस कर दें आप दोनों को, सो यू विल गेट 2.7 सेंटीमीटर। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। Which instrument is used to compare the masses of an object? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑब्जेक्ट का मासेस को कंपेयर करता है, मतलब हम मेजर कर सकते हैं, एंड दैट इज़ अ बैलेंस। मास मेजर करने के लिए बैलेंस ही यूज़ होता है आपके पास। अच्छा जी, अब ज़रा देखें, यहाँ पर बेशक रेगुलर ऑब्जेक्ट्स तो हैं लेकिन मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू इनका वॉल्यूम मेजर किया गया, लेकिन एक ट्रिक भी है, देखिएगा। 40 पर खाली है, 70 पर आपके पास उन ऑब्जेक्ट्स को डालने के बाद आ गया। सो 70 माइनस 40 इज़ इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर क्यूब। बट सवाल में ईच स्टील बॉल का वॉल्यूम मालूम करने को कहा है। यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 स्टील बॉल्स हैं। तो ये 30 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम आया है ये 5 स्टील बॉल्स का है। और अगर एक स्टील बॉल का आपको वॉल्यूम चाहिए हो तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे। सो 5 6 30, सो 6 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द करेक्ट आंसर। सिमिलरली दो स्टॉप वॉचेस दी हुई हैं। हाउ लॉन्ग डिड द रनर टेक टू फिनिश द लैप ऑफ द रेस? आपको बताया हुआ स्टार्ट ऑफ द लैप पे ये टाइम है, एंड ऑफ द लैप पे ये टाइम है। टोटल कितना टाइम लगा कि उस लैप को कंप्लीट करने के लिए, तो देख लेते हैं। सबसे पहले 1 मिनट 40 सेकेंड्स और ये 10 मिली सेकेंड्स हैं आपके पास। स्टार्ट कितने पे किया था, 50 मिनट 10 सेकेंड्स पे। तो देखें 1 मिनट 40 सेकेंड्स का मतलब ये 10 मिली सेकेंड्स तो वैसे ही कट गए, माइनस कर रहे हैं ना। अब 1 मिनट 40 सेकेंड्स का मतलब आपके पास हुआ 100 सेकेंड्स, और 100 में से अगर मैं 50 सेकेंड्स को माइनस कर दूंगा सो डेफिनेटली 50 सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर। अब आपको बताना ये है कि आपको मेजरिंग सिलेंडर दिए में हाउ मेनी मोर आइडेंटिकल क्यूब्स कैन बी एडेड टू द सिलेंडर विदाउट कॉजिंग द वाटर टू ओवरफ्लो, डू नॉट इंक्लूड द क्यूब ऑलरेडी इन द सिलेंडर। कितने और सिलेंडर यहाँ पे फिलअप किए जाएं कि आपके पास 10 तक मार्क आ जाए, ये आपसे बोला हुआ है। तो हम करेंगे ये कि पहले देखते हैं कि इस एक क्यूब का कितना है। 3 से स्टार्ट हुआ है, 5 तक गया है, तो एक क्यूब का आपके पास 2 सेंटीमीटर क्यूब है। और अगर एक और क्यूब डालेंगे तो 7 तक आ जाएगा, एक और क्यूब डालेंगे तो 9 तक आ जाएगा, एक और क्यूब अगर हमने डाल दिया तो अब ओवरफ्लो कर जाएगा। अब वो 11 पे चले आएगा ना, 11 तक तो है नहीं, तो वाटर आपका सारा का सारा ओवरफ्लो कर जाएगा। तो कितने और क्यूब डाल सकता हूँ मैं, 2 और क्यूब डाल सकता हूँ कि वाटर ओवरफ्लो भी ना हो, और इस क्यूब के मतलब मैक्सिमम क्यूब मैंने इस वाटर के अंदर डाल के अपनी रीडिंग नोट डाउन कर ली। द स्टूडेंट राइट डाउन द लेंथ 94.8, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। एक्स टू वाई आपके पास लेंथ है, मेजरिंग रूलर पे रखा, मीटर रूल पे आपके पास ये बार रखी हुई है। कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा करेक्ट है? द वैल्यू इज़ करेक्ट। पहले तो देख लेते हैं वैल्यू आपके पास है क्या। 99 98 मतलब हर मार्क 0.1 का है। सो दिस वुड बी, ये आगे बढ़ रहा है, दिस वुड बी 99.5, सो 99.7।
से कहाँ तक है आपके पास 94.8 तक। तो 99.7 माइनस 94.8 माइनस कर देते हैं। 17 में से 18 गया, आपके पास 9 आया, 8 गया, और यहाँ पे 8 में से 4 गया 4। सो 4.9 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट रीडिंग। और इन्होंने बोला हुआ है कि लेंथ उसने ये लिखी है, तो गलत। द वैल्यू इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इट शुड बी 95 पॉइंट, ये भी गलत। द वैल्यू इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इट शुड बी इन मिलीमीटर, ये भी गलत भाई। द वैल्यू इज़ इनकरेक्ट बिकॉज द स्टूडेंट वांट टू सब्ट्रैक्ट द रीडिंग फ्रॉम एंड वाई एंड फ्रॉम, जो कि हमने किया, एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अब आपके पास बोला हुआ ये है कि देखें, एक मेटल प्लेट थी जिसकी लेंथ और विड्थ मेजर की गई और एरिया मालूम करना है। बिकॉज दिस इज़ अ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ अगर हम लोग मेजर करें तो आपके पास कितनी है, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1 2 3 4, और ये स्टार्ट आपके पास कहाँ से हो रहा है, ये हो जाएगा आपके पास 0.1 माइनस 0.2। सो माइनस से रीडिंग स्टार्ट की गई। देखिए अब क्वेश्चन में आपको फंसाया इस तरीके से गया है कि थोड़ा सा इसको आगे पीछे डिस्प्लेस कर दिया। तो माइनस 0.2 से रीडिंग स्टार्ट हुई है, 4 तक गई है, दोनों को माइनस कर दे, 4 माइनस माइनस 0.2, सो दैट वुड बिकम 4.2, लेंथ 4.2 आ गई। विड्थ अगर हम लोग देख लें तो 0.5 से स्टार्ट की गई है और यहाँ तक आई है, तो दिस वुड 2 3 4, सो 4 माइनस 0.5 दैट इज़ 3.5। तो देखिए लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई। सो 4.2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 एंड द आंसर इज 14.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20, आपके पास साइकिलिस्ट है जिसने 3 दफ़ा ये ट्रैक उसने वो कवर किया है। स्टार्ट ऑफ एट द स्टार्ट द स्टॉप वॉच मेजर 6, तो बिल्कुल स्टार्ट पे स्टॉप वॉच की ये टाइमिंग है। आगे बढ़ते हैं, आफ्टर 1 सर्किट ये टाइम है, एंड एट द एंड ऑफ 3 ये टाइम है। व्हाट इज़ द एवरेज टाइम? तो सबसे पहले तो देखें एवरेज आपके पास किस तरीके से निकालेंगे, ये टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो देखें 3 सर्किट्स के एंड पर ये टाइम था और बिल्कुल स्टार्ट पर ये टाइम था, तो पहले तो आप इन दोनों को माइनस कर लें ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितना टाइम लगा 3 लैप मुकम्मल करने में। तो 600 माइनस 6 वुड बी 594, सो 594 सेकेंड्स लगे, लेकिन ये 3 लैप को कवर करने के लिए हमें एवरेज चाहिए, तो हमें डिवाइडेड बाय 3 भी करना पड़ेगा। सो द आंसर वुड बिकम 180, sorry 198, 198 is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 21, ये एक स्फीयर है और बोला हुआ है कि हमें इसका सरकमफेरेंस मालूम करना है, और ये स्फीयर इस रीडिंग से इस रीडिंग तक 2 दफ़ा रोटेट हो चुका है, तो मतलब 2 सरकमफेरेंसेस मूव कर चुका है। तो देखते हैं रीडिंग आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 2 से स्टार्ट हुई है और 2 दफ़ा मूव करने के बाद 25 26 27 28 तक मूव हुई है। सो 28 माइनस 2 इज़ 26 सेंटीमीटर, बट इस 26 सेंटीमीटर में कितने सर्कमफेरेंसेस है, 2, हमें एक का चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 2, सो दैट वुड बिकम 13 सेंटीमीटर। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब आपके पास ये बोला हुआ है कि अभी तक इस सिलेंडर में 120 ड्रॉप्स भर दिए गए हैं और 120 ड्रॉप्स फिलअप होने के बाद आपके पास 4 सेंटीमीटर क्यूब तक वॉल्यूम है। अगर मुझे मेजरिंग सिलेंडर को 10 सेंटीमीटर क्यूब तक कम्प्लीटली फिल करना है, तो मुझे इन टोटल कितने ड्रॉप्स चाहिए होंगे?
तो अब ज़रा देखें, मैंने यहाँ पे लिखा ड्रॉप और दूसरी जगह लिख दिया वॉल्यूम। आपके पास 120 ड्रॉप्स पर 4 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितने ड्रॉप्स चाहिए होंगे, क्योंकि इन टोटल चाहिए ना। सो 120 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4 एंड इट विल गिव यू आंसर एज 300 ड्रॉप्स। 300 ड्रॉप्स चाहिए अगर मुझे 10 सेंटीमीटर क्यूब तक फिलअप करना है। अब आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है, बिकॉज इस जैसे क्वेश्चन हमने वर्कशीट में बहुत सारे किए, तो देखिएगा और बताइएगा। द डायमीटर इज ऑफ अ कॉपर वायर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.3 मिलीमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे एक्यूरेट रीडिंग मेजर करके बता सकता है? और देखिए, जितनी स्मॉल लेंथ है तो इस केस में तो आपके पास माइक्रोमीटर ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग बताता है। विच मेजरमेंट कैन बी मेड यूजिंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के थ्रू आप क्या मेजर कर सकते हैं? डायमीटर, थिकनेस, ये आप तमाम की तमाम चीज़ें मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट वर्कशीट, और आज डबल धमाका है, तो आपके पास एक दूसरी वर्कशीट का भी हम सॉल्यूशन आपके साथ करेंगे। एंड लेट्स बिगिन विद दिस वर्कशीट। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में रिजल्टेंट दो आपके पास एरोज़ दे दिए हैं और उनके थ्रू रिजल्टेंट आपको बनाना है। तो दोनों एरोज़ को पहले आप ज्वाइन कर लें। तो देखें, अपवर्ड भी जा रहा है एंड टूवर्ड्स राइट भी जा रहा है, तो रिजल्टेंट विल बी इन बोथ द डायरेक्शन। देखें, ये अपवर्ड भी जा रहा है और राइट पर भी जा रहा है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। गौर से देखिएगा, दोनों को एक तो सही तरीके से अटैच करना है और फिर रिजल्टेंट दोनों की डायरेक्शन को देख के आपने एनालाइज करना हाउ द रिजल्टेंट वुड बी मेड। कौन सी सेट ऑफ क्वांटिटी है जिसमें तमाम वेक्टर हैं? ए को देखते हैं तो एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यस, यही, और दूसरे ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है। मास आपके पास स्केलर है, इसके अलावा आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर आपके पास स्केलर आ गई। इसी तरीके से वर्क यहाँ पे स्केलर आ गया, तो दैट इज़ वाई दोज ऑप्शंस वर रॉन्ग। स्टूडेंट डिटरमाइन द सर्कमफेरेंस ऑफ द गोल्फ बॉल। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे बेस्ट सर्कमफेरेंस बताएगा आपको? देखें, गोल्फ बॉल थोड़ी सी बड़ी होती है, प्रिसाइज नहीं है, तो माइक्रोमीटर और कैलिपर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। रूल हमेशा सर्कुलर चीज़ के लिए रूल कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। सो टेप इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। कैलिपर और माइक्रोमीटर क्यों नहीं इस्तेमाल किया? बॉल बड़ी है, छोटी रीडिंग्स होती है, जैसे अभी पिछली वर्कशीट में की थी 0.3 मिलीमीटर की, तो वो आप कैलिपर और माइक्रोमीटर में से भी माइक्रोमीटर उस वक्त इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कैलिपर भी यूज़ हो सकता है, लेकिन उससे भी अच्छी रीडिंग माइक्रोमीटर दे देता है। विच क्वांटिटी इज़ द वेक्टर क्वांटिटी? आपके पास एनर्जी स्केलर, स्पीड स्केलर, टाइम स्केलर, सो फोर्स इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। आपको बताना है मास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। सो स्केलर एंड वेक्टर इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, आपने डायमीटर और लेंथ मेजर करनी है। लेंथ तकरीबन 50 सेंटीमीटर है और डायमीटर आपके पास उसकी कोई थिन वायर बता दिया है, तो मतलब स्मॉल ही रीडिंग होगी। सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं? दैट इज़ माइक्रोमीटर एंड रूल। देखें, ऑप्शन डी में वर्नियर कैलिपर और रूल भी लिखा हुआ है, लेकिन वर्नियर कैलिपर से भी मोर प्रिसाइज रीडिंग जो है वो माइक्रोमीटर लेते हैं। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। न्यूटन थर्ड लॉ इन्वॉल्व टू क्वांटिटीज़ विच आर इक्वल इन साइज। फोर्स की बात की जा रही है अभी। न्यूटन का थर्ड लॉ अगर आप बिल्कुल स्टार्टर्स हैं तो अभी नहीं पता होगा, लेकिन जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो यस दे विल नो कि न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में, कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो दे आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स, और फोर्स का यूनिट आपके पास क्या होता है? न्यूटन होता है। Question number 8, which quantity is a scalar quantity? So temperature is a scalar quantity, acceleration, force and velocity are vector quantity. आपके पास ये जो टेक्निक है ये इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज़ होती है, और इन्होंने बोला हुआ है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव द डेंसिटी, नहीं, वॉल्यूम। द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव द वॉल्यूम ऑफ अ स्टोन, यस, बी इज़ द करेक्ट आंसर।
माइक्रोमीटर दिया हुआ है और माइक्रोमीटर की आपको करेक्ट रीडिंग बतानी है। तो सबसे पहले देखें आपके पास मेन स्केल की रीडिंग क्या है। दिस इज़ 5 6 एंड दिस इज़ 6.5। अगर हम देखें सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो द रीडिंग इज़ 7.5 क्योंकि ये भी शो हो रहा है। सर्कुलर स्केल पे देखें तो इट इज़ 0.14, so 7.5 plus 0.14 and the answer is 7.64 millimeter. स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताना है। सो मास इज़ द स्केलर क्वांटिटी। अगले में एक वर्कमैन है जो एक्यूरेटली आप मोस्ट एक्यूरेट आंसर मालूम करना चाह रहे हैं लेंथ और इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि वर्नियर कैलिपर ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके पास इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकता है। और 600 सेंटीमीटर की लेंथ है तो मतलब ये मीटर रूल भी अब मेजर नहीं कर सकता। तो टेप, इतनी बड़ी लेंथ के लिए टेप और इंटरनल डायमीटर के लिए कैलिपर। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टॉप वॉच की रीडिंग हमें बतानी है तो दिस इज़ वेरी इजी, 36 seconds. So C is the correct answer for this option. आपको बताना है इन विच रो द साइज ऑफ अ वेक्टर इक्वल टू द साइज ऑफ स्केलर। कौन सी रो है जिसमें वेक्टर और स्केलर दोनों आपके पास सेम है। डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड, ये तो दोनों अलग क्वांटिटीज़ हैं। वेलोसिटी एंड डिस्टेंस अलग अलग क्वांटिटी। वेलोसिटी एंड स्पीड नो, वेलोसिटी और स्पीड देखें हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी भी आपके पास, ये आपके पास ऑब्वियस सी बात है ये स्केलर है। तो वेलोसिटी और स्पीड एक ही टाइप की क्वांटिटी है, बस दोनों में डायरेक्शन का फ़र्क होता है। और ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि एक में वेट है और एक में मास, दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़। अब देखें इस डायग्राम में आपको रिजल्टेंट निकालना है तो देखें दोनों फोर्सेस अब एक फोर्स अप की तरफ खींच रही है, एक फोर्स राइट की तरफ खींच रही है। तो रिजल्टेंट आपका कहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच में। अब अगर मैंने रिजल्टेंट मेजर करना है तो मैं एक राइट एंगल ड्रॉ कर लूँगा जिसमें मुझे पता है दिस इज़ माई 3 न्यूटन और ये जो मेरी बेस है ये आपके पास 4 न्यूटन की है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, हमें हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। सो हाइपोटेन्यूज इज़ इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप इसको एडजेसेंट स्क्वायर और प्लस ऑपोजिट स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज़ 16, 3 स्क्वायर इज़ 9, 16 plus 9 is 25 and the root of 25 is 5 newtons. So C is the correct answer. अब देखिए ये दो फोर्सेस लग रही हैं 25 और 40 न्यूटन की। आपको बताना ये है कि रिजल्टेंट किस तरफ होगा। दोनों की डायरेक्शन को देखते हुए इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पर जा रहा होगा। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ए और डी तो बिल्कुल गलत हैं, सी भी बिल्कुल गलत है। देखिए डी ही एक करेक्ट ऑप्शन दिया होता, वरना बाज़ औक़ात आपको क्लोज आंसर भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो तीनों ऑप्शन ही बिल्कुल गलत हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17, थिकनेस ऑफ अ सिंगल शीट पेपर कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। बहुत स्मॉल लेंथ है तो आपके पास माइक्रोमीटर ही इतनी प्रिसाइज लेंथ को मेजर कर सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट यूनिट्स कहाँ पर किस ऑप्शन में मेजर किए गए हैं। स्टार्टर्स के लिए ये सवाल नहीं आ सकता, लेकिन जो जैसे कि बताया जिन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है उनके लिए ये सवाल आपके पास आ सकता है। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज़ होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेटेंट हीट का जूल्स, पावर का वाट। सो यस, ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे सिंपल सी बात, अभी देखें एग्जैक्ट यही सेम सवाल अभी किया है तो आप इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 की रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी। वैल्यू नहीं मांगी भी, रिजल्टेंट डायरेक्शन मांगी भी है और पिछला क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ इसी जैसे किया है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर आपने टैली करवाना। माइक्रोमीटर के थ्रू हम डायमीटर मालूम करने हैं यूनिफॉर्म वायर का। So what is done to obtain the accurate reading? Find the reading first. माइक्रोमीटर की रीडिंग मालूम करें। Add और subtract the zero error. Yes, this is the correct answer. अगर ज़ीरो एरर मौजूद है तो जो भी आपके पास मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को ऐड करने के बाद जो भी आंसर आया है उसको या तो आप ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है
तो आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है तो ऐड कर देते हैं। लेकिन हमेशा फॉर्मूला के थ्रू याद करें कि जो भी आपके पास रीडिंग आई है उसके बाद -0 एरर कर दें। नेगेटिव होगा तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव होगा ऑटोमेटिकली खुद ही नेगेटिव बन जाएगा। Before marking the finishing line on the running track, groundsmen measure out its 100 मीटर लेंथ। 100 मीटर लेंथ कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर की जा सकती है? बहुत बड़ी लेंथ है। मेजरिंग टेप इज़ द करेक्ट आंसर टू मेजर दीज काइंड ऑफ लेंथ। अब देखें, when there is no wind, the engine of an airship push it due north। नॉर्थ की तरफ जा रहा है जब कोई एयर नहीं है, तो ये आ गया आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन। इसी तरीके से द विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट। वेस्ट से विंड आपके पास ब्लो हो रही है, तो वेस्ट से ब्लो हो रही है तो ईस्ट की तरफ जा रही होगी। याद रखें, अगर उन्होंने ये चीज़ देखें वर्डिंग में फंसा, द विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट, तो वेस्ट से निकल रही है तो कहाँ जा रही है बेटे? ईस्ट की तरफ। अब बताना है रिजल्टेंट, तो इन दोनों के बिल्कुल बीच में होगा क्योंकि अपवर्ड भी जाएगा राइट पर भी जाएगा। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 23 कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ दिस कॉपर वायर को मेजर करके बता सकता है? हालांकि आपको डायमीटर उन्होंने बता दिया 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है। तो देखें, कैलिपर एंड माइक्रोमीटर नहीं, हम लोग लेंथ मेजर नहीं कर सकते कैलिपर के या माइक्रोमीटर के थ्रू। माइक्रोमीटर एंड रूल, माइक्रोमीटर 2 सेंटीमीटर तक की लेंथ मेजर नहीं कर सकता। तो टेप और वर्नियर कैलिपर, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि लेंथ हमारे पास बड़ी लग रही है तो इसलिए हमने टेप और कैलिपर्स के ऊपर सहारा किया। और यहाँ पे सेवरल मीटर्स लॉन्ग भी बोला हुआ, तो यहाँ से भी अंदाज़ा हो रहा है कि मीटर रूल तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब आपके पास बोला हुआ है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर एक्यूरेटली ईच ऑफ दीज डायमेंशन। 0.08, 0.4 एंड 0.005। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं? अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो इतनी छोटी लेंथ के लिए तो माइक्रोमीटर है। इसी तरीके से अगर हम लोग लेंथ की बात कर लें तो 0.4 मीटर मतलब ये मीटर रूल कर लेगा, और 0.08 ये थोड़ा सा प्रिसाइज नहीं है तो ये कैलिपर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको बताना है कौन सी स्केलर और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। विच पेयर ऑफ क्वांटिटी इंक्लूड वन स्केलर एंड वन वेक्टर। ये दोनों स्केलर हैं, ये दोनों स्केलर हैं। ये आपके पास स्केलर्स एंड वेक्टर, टेम्परेचर स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। वेट और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। 30 मीटर की लेंथ है, 2 मिलीमीटर का डायमीटर है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट करेक्टली मेजर कर सकता है? इतने मीटर की लेंथ तो टेप मेजर करेगा, और 2 मिलीमीटर तक का डायमीटर वैसे आपके पास कैलिपर मेजर कर सकता है, लेकिन कैलिपर से ज़्यादा अच्छी चीज़ माइक्रोमीटर। अच्छा, पीछे हम लोगों ने कैलिपर इसलिए इस्तेमाल किया था बिकॉज इट वाज इन सेंटीमीटर्स, तो यहाँ पर 2 मिलीमीटर्स बोला हुआ है, तो माइक्रोमीटर कैन मेजर, और 30 मीटर तो टेप से ही मेजर होगा। सो टेप एंड द माइक्रोमीटर। स्केलर और वेक्टर के बारे में बताना है। वेक्टर एरिया वेक्टर नहीं है, मास वेक्टर नहीं है, वेलोसिटी तो वेक्टर है लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर है। वेट एंड वॉल्यूम इज़ द करेक्ट आंसर। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग्स आपको नहीं करनी, तो उसके अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उनको आप नेगलेक्ट कर दीजिएगा। वेलोसिटी इज गिवन बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटी अपीयर इन दिस स्टेटमेंट? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम तो स्केलर, ये स्केलर है और ये दोनों वेक्टर्स हैं। तो कितनी वेक्टर क्वांटिटीज़ आपके पास आ गई? 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ आ गई। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। The level of a water is measuring cylinder is 75. A stone of volume 20 is lowered into the water. What is the new reading? तो ऑब्वियस सी बात है ऐड हो जाएगा। सो 75 प्लस 20 would be equals to 95. So D is the correct answer. 80 सेंटीमीटर की लेंथ है और इंटरनल डायमीटर है, तो अब तो रीडिंग देखने की, लेंथ देखने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट ही पता चल जाएगा वर्नियर कैलिपर, क्योंकि इंटरनल डायमीटर से वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है। और 80 सेंटीमीटर की लेंथ तो आपका रूल भी मेजर कर सकता है।
तो रूल एंड वर्नियर कैलिपर इज़ द करेक्ट आंसर। what is the correct unit of the quantity shown? EMF, अब देखें ये भी स्टार्टर्स के लिए नहीं है एक्चुअली, लेकिन फिर भी EMF का यूनिट वोल्ट होता है। लेटेंट हीट का जो यूनिट होता है वो आपके पास जूल्स ही होता है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। थिन वायर है, 1 मीटर की लेंथ है, इंस्ट्रूमेंट आपको बताना है, तो अब तो रट जाने चाहिए। आपके पास थिन वायर मतलब माइक्रोमीटर, 1 मीटर मतलब रूल, तो माइक्रोमीटर एंड रूल। सो ए आपके पास इस केस में इज़ द करेक्ट आंसर। 34 की तरफ बढ़ते हैं, तो वैल्यू है आपके पास 6.2 मिली सेकेंड्स। मिली प्रीफिक्स से याद रखिएगा 10 टू द पावर -3। तो आपके पास बोला हुआ है इन व्हाट यूनिट इज़ इट मेजर्स, तो ऑब्वियस सी बात है मिली सेकेंड्स है तो मिली में ही मेजर करेंगे। सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। 35 द स्टेटमेंट आर अबाउट मोशन, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी स्टेटमेंट बता रही हैं? अगर हम लोग देखें तो आपके पास अ प्लेन फ्लाइज ड्यू ईस्ट फॉर 600 किलोमीटर, तो आपके पास देखें ये तमाम स्टेटमेंट्स को पहले हम लोग पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बता रही हैं। तो प्लेन फ्लाइज ड्यू ईस्ट, यस, डायरेक्शन बताइए ईस्ट। एवरेज स्पीड इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। Snail crawls at 3 millimeter per second in a straight line towards lattice. देखें इसमें भी डायरेक्शन बताई हुई है, तो यस दिस इज़ अ वेक्टर। अ टूरिस्ट ट्रैवल 500 किलोमीटर ऑन द जर्नी, ये तो आपके पास स्केलर है, कोई डायरेक्शन ही नहीं। सो 1 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर। पावर इज़ मेजर इन वॉट, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंबल फॉर मिलियन वॉट्स। तो सबसे पहले तो देखें मिलियन में आपके पास ज़ीरो कितने होते हैं, तो वो देखें आपके पास यूनिट 10, 100, 1000, 100,000 और उसके बाद मिलियन आपके पास आता है। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 10 टू द पावर 6 होना चाहिए, मतलब मेगावाट होना चाहिए। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, इसका भी आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देखें तो सही आप पूरी वीडियोस देख रहे हैं और आप क्या तवज्जो से देख रहे हैं या नहीं। 39 में विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट ईजली यूज टू मेजर इंटरनल डायमीटर। सिंपल, इंटरनल का नाम ही आ गया डायमीटर के केस में, तो वर्नियर कैलिपर इज़ द बेस्ट एंड द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव गॉट टू मेजर द इंटरनल डायमीटर। विच स्टेटमेंट अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी इज़ करेक्ट। करेक्ट कौन सी चीज़ है? स्केलर हैज़ डायरेक्शन, नो। स्केलर हैज़ साइज बट नो डायरेक्शन, यस। वर्नियर कैलिपर को नहीं देखना। 42 रिपीटिंग है, यहाँ पे माइक्रोमीटर के आपके पास 43 में रीडिंग बतानी है, तो देखें दिस इज़ 6, सो दिस इज़ 6.5। 6.5 मेन स्केल की आ गई, and this is 13 plus 0.13, so 6.63 millimeter is the correct answer। ये दोबारा रिपीटिंग आया है 45 वर्नियर कैलिपर। तो अब ज़्यादातर आपके पास क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटिंग हैं। 47 देखते हैं। A measuring device should be used to measure the length accurately। ये कर्व लेंथ है, कर्व लेंथ को एक्यूरेटली मेजर करना है, तो टेप आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। ऑल्दो ये लेंथ आपके पास ऐसी है मीटर रूल के थ्रू मेजर की जा सकती है, लेकिन मीटर रूल के लिए स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही हम लोग रीडिंग को मेजर कर सकते हैं, जो बिल्कुल सीधे होते हैं ऑब्जेक्ट्स। कर्व ऑब्जेक्ट्स आ गए तो बेशक मीटर रूल के थ्रू की भी जा सकती है, तो लेकिन हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी। 48 वर्नियर कैलिपर है। ये देखते हैं आपके पास डायमीटर बीकर का आपको बताना है, तो रीडिंग आपने यहाँ पर करेक्ट मेजर करनी है। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग
So this is 1, 2, 3, so this is 3.5. 4, 5, 6, 7, 8. So 8 minus 3.5, so 4.5 centimeter is the correct answer. How many vector quantities are contained in this equation? ये तो आपके पास पावर, वर्क, टाइम सारे स्केलर, फोर्स वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो टोटल इन तमाम इक्वेशंस में आपके पास 4 वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। इंटरनल डायमीटर वर्नियर कैलिपर, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोर्स एंड वेलोसिटी, ये दोनों एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, सो बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज़, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अब 53 में आपके पास वर्नियर कैलिपर की रीडिंग है, नहीं करना। 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 0.2 सेंटीमीटर डायमीटर, करेक्ट ऑप्शन बताना है। 0.2 सेंटीमीटर हम लोग माइक्रोमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं, और स्ट्रेट वायर है, और 80 सेंटीमीटर है, तो मीटर रूल एंड माइक्रोमीटर। नो वर्नियर स्केल्स। अच्छा जी, 57 में सेम रिपीटिंग क्वेश्चन है। 58 को देखते हैं। वन ऑस्किलेशन ऑफ अ स्विंगिंग पेंडुलम अकर्स व्हेन द बॉब मूव फ्रॉम एक्स टू वाई एंड बैक टू एक्स अगेन। ठीक है, एक्स से वाई क्या जाएगा, वाई से एक्स जाएगा, ये एक ऑस्किलेशन होती है। यूजिंग स्टॉप वॉच विच वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट वे टू मेजर द टाइम फॉर वन ऑस्किलेशन। देखिए यहाँ पे आपके पास एक ह्यूमन एरर जनरेट हो सकता है कि एक ऑस्किलेशन तेज़ हो, मैं करेक्ट टाइम पे स्टॉप वॉच स्टार्ट या स्टॉप ना कर पाऊँ, तो हमारे पास यहाँ पर एक रैंडम एरर आ सकता है। और इस टाइप के रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एवरेज लेते हैं। किस तरीके से? सबसे पहली चीज़, टेक सेवरल रीडिंग्स, मतलब आप एक ऑस्किलेशन के लिए रीडिंग ना लें, सेवरल ऑस्किलेशंस के लिए रीडिंग लें, और उसके बाद फिर उसका एवरेज मालूम कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर 10 ऑस्किलेशंस के लिए आपने रीडिंग ली है तो डिवाइड बाय 10 कर दें, 20 के लिए तो डिवाइड बाय 20। यहाँ पे ऑप्शंस में वैसे 20 है, तो टाइम 20 ऑस्किलेशंस एंड मल्टीप्लाई बाय 20। मल्टीप्लाई क्यों करें, हम तो एवरेज निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम तो डिवाइड करेंगे। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई होप सो आपको तमाम जो लेंथ टाइम की और फिज़िकल क्वांटिटी, ये दोनों ही एक चैप्टर हैं, और इनकी जो वर्कशीट में आपके पास पास पेपर क्वेश्चंस करवाए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी को फिर भी किसी सवाल में कोई मसला हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा और अच्छे से जम के प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।